नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आरा से, जहां 2 इंटरस्टेट हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आरा से सामने आ रही है, जहां 2 इंटरस्टेट हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एसटीएफ की कार्रवाई और इसमें 2 इंटरस्टेट तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ जवान के फर्जी आईडी पर तस्करी की जा रही थी। विक्की तिवारी और बिरमन तिवारी को अरेस्ट किया गया। आपको बताते चले कि हरियाणा और पंजाब से बिहार में सप्लाई करते थे और रेगुलर गन और रेगुलर पिस्टल भी बरामद किया गया है। आर्म्स की जाली लाइसेंस, 554 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, देखिए आरा से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां 2 इंटरस्टेट हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिहार एसटीएफ की अहम कामयाबी, हाल के दिनों में कई हथियार तस्कर पकड़े गए हैं, लेकिन ये जो दोनों हथियार तस्कर हैं ये फर्जी तरीके से बीएसएफ का लाइसेंस बनवा चुके थे और आर्म्स का भी फर्जी लाइसेंस इन्होंने जम्मू कश्मीर से बनवाया था और नागालैंड से, और पंजाब हरियाणा समेत जो दूसरे राज्य वहां से आर्म्स खरीदते थे और बिहार में जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको सप्लाई करते थे। इसी इनपुट के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बिरमन तिवारी और विक्की तिवारी, एक भोजपुर का रहने वाला है जबकि दूसरा रोहतास का रहने वाला है, और कई इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिले हैं सीएफ को इनसे पूछताछ के आधार पर। जिन लोगों को हथियार की सप्लाई की गई है उसके बारे में भी इन्होंने नाम बताए हैं और बिहार एसटीएफ की टीम अब ऐसे अपराधियों को आइडेंटिफाई कर उनकी भी गिरफ्तारी करेगी, ऐसा बिहार एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। बढ़ते आगे और पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक हादसे में बिहार का एक पूरा परिवार खत्म हो गया। डिब्बा रोड स्थित मक्कड़ कॉलोनी में रखे कूड़े में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। हादसा मंगलवार देर रात की बताई जा रही है और आग की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। झुग्गी के अंदर 7 सदस्यों के शव बुरी तरह से जले हुए मिले और सभी मृतक बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं और दरअसल सुरेश कुमार यहाँ कबाड़ का काम करते थे और सुरेश अपनी पत्नी अरुणा और 6 बच्चों के साथ यहीं पर रहते थे और इस घटना में उसका बड़ा बेटा राजेश बचा है, क्योंकि वो रात को अपने दोस्त के साथ घर चला गया था। सानू रात कोई पौने 3 बजे इतलाह मिली थी जी भी मक्कड़ कलोनी कूड़ा डंप लागे झुग्गी जग लगी आ। उत्थे असीं मौके ते गए आ ते जांदिਆਂ ਨੂੰ मतलब फायर ब्रिगेड आया, सारा कुछ अग बुझाई। उत्थे जिहड़ा अपने सुरेश सानी नां दा बंदा रहिंदा सी, उत्थे सुरेश सानी नां दा बंदा रहिंदा सी। ਇਹਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਜੇਸ਼ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਨੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਨੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई है। और लुधियाना हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद से मृतक के गांव में मातम पसर गया। हर कोई इस घटना से सन्न है, हर कोई उदास है। सुरेश सहनी के जाने से लोग काफी दुखित हैं। वो घटना तो हुई है, हमको भी आज जानकारी हुआ। तो रंजीत साहनी वाट्सएप है 9 नंबर का, उसी से हमने फ़ोन किए और पूछे क्या ऐसा बात है पंजाब में। कल के हाँ बात तो है। तो चलिए कहाँ पर है? तो मेरे ही वार्ड का है, सुरेश साहनी है। और कितने आदमी मरा? तो बोला 7 आदमी जो जल गया है वहाँ पर। एक बच गया, जो दोस्त के उनका बड़ा लड़का राजेश साहनी था वो बच गया है। वो दोस्त के यहाँ सोया हुआ था, इसी के लिए वो बच गया। कैसे इसकी जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी फोन द्वारा, वहाँ से फ़ोन किया गया। एक तेजो साहनी है, वही कॉल किए जो ऐसे बात है, मतलब झुग्गी में आग लग गया है जिसमें 7 आदमी इसमें जल गया और एक बच गया। और दिल्ली में अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ लोग प्रशासन के काम में बाधा डालने का काम करते हैं। गिरिराज ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ओवैसी में भी जिन्ना का डीएनए की झलक दिखती है। एमसीडी के अंदर में आता है और न्याय, कानून, व्यवस्था जो सबके लिए कानून बराबर होता है, कानून की राज अगर आप मानते हैं
तो नहीं देखा जाता है कि ये हिंदू पर चल रहा है कि मुसलमान पर चल रहा है। ये कानून का काम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान आता है, क्योंकि ये तो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं, और जिनके अंदर में शरीयत कानून जिन्ना के डीएनए बैठ जाएगा तो उनको तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। और सासाराम में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। योजना के तहत 34,008 परिवारों को आवास मुहैया कराना था, लेकिन 11,000 लोगों को ही अभी तक इसका लाभ मिला है। रोहतास जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में 34,000 परिवारों को आवास मुहैया कराना है, लेकिन अब तक 23,000 लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। पीएम आवास योजना के लिए 1,30,000 की राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाता है। वहीं 23,000 लोगों को पहली किस्त का भुगतान हो चुका है, पर दूसरी किस्त की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। कोई पते नहीं के चलत कि काहे नहीं के बनत, हमने के कुछ पते नहीं के चलत, कोई आवता तो पते न चलता, पूछलो पर कोई ना बतावता कि हाँ का चीज होता का चीज ना। कैसे रहता नहीं? अब कैसे बला ही ना बनी जा, इधर मड़ई डाल के कसो बितावत नहीं जा। कि 100 में 75% लोगों को नहीं मिला है और 25% लोगों को आवास मिला है। सभी लोग त्रस्त हैं कि कोई लोग आते हैं तो कहते हैं कि कुछ पैसा दीजिए, और कितने अफसर लोग आते हैं, पदाधिकारी लोग आते हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं मिलते हैं। अभी तो हम लोग कुछ लाभ सर मिला उला नहीं। झोपड़ी वगैरह है अभी? जी अभी तो देख रहे हैं आपके सामने कुल ऐसी पड़ा हुआ है। क्या आवास नहीं मिल रहा है? जी ना, अभी हम लोग को आवास मिला उला नहीं है। क्या कहता है? आश्वासन लोग देके चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मिलेगा मिलेगा, आखिर कब मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 10% आदमी का यहाँ कुछ मिला हुआ है, बाकी 90% लोग इसी झोपड़पट्टी में चिमकी तान के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। दिन भर कमाते हैं, शाम को आकर के झोपड़ी में सोते हैं। उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने बताया कि जहां से भी कहीं योजना के क्रियान्वयन में शिकायत मिलती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो कंटिन्यूअस हम लोग वॉर मोड पे इसको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो लाभुक जिनका चयन किया गया है उनको हम लोग फर्स्ट टारगेट एज सुन एज पॉसिबल दिलवा दें। पीएम आवास योजना की स्थिति कुछ खास नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे मकान जो है वो झोपड़पट्टी है, मिट्टी के है, फूस के है या फिर खपरेल मकान है। आप ज्यादातर मकान देख सकते हैं ये बनरसिया गांव है और शहर के काफी करीब है, लेकिन यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे जिले की क्या स्थिति है। जिस प्रकार सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को अपना छत नसीब हो, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है स्थानीय प्रशासन की कि अभी भी पीएम आवास योजना जो है लाभुकों तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अगली खबर जमुई से, जहां जमुई सदर अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे भर्ती हैं और लगमा गांव से ये बच्चा लाया गया। आपको बताते चले कि फिलहाल इलाज जारी है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां जमुई सदर अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित एक बच्चा एडमिट किया गया है। लगमा गांव से इस बच्चे को लाया गया है और बच्चे का फिलहाल इलाज जारी है। अभी मैंने देखा चमकी बुखार का, मैंने चमकी का तो इलाज कंपोज दे करके उसको सेडेट कर दिया है, और बाकी तो डायरेक्ट कह देना जो आप हीट स्ट्रोक की बात कर रही है, अभी कहने की बात नहीं है। मैंने अपना विडाल टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, सीबीसी, हेमोग्लोबिन की जांच लिखा है, और उसमें जो कुछ आएगा उसके बाद डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि हीट स्ट्रोक से हुआ है, कहा कि वैसा शरीर गर्म नहीं था। उधर कटिहार के कुछ इलाकों में शुद्ध पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शुद्ध पेयजल के नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। गर्मी तो बहुत तेज है और यहाँ पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, लोगों को पीने उने में आसान हो। हाँ, लोग चापाकल से पीते हैं और चापाकल का पानी थोड़ा ठीक भी है, लेकिन और भी शुद्ध पानी होना चाहिए। चौराहों पर भी पेयजल की आपूर्ति करना श्रेयस्कर होगा,
उस दिशा में भी हम खास करके जो हमारे NGOs हैं और हम विभाग से भी देखते हैं कि चौक चौराहों पर एक अस्थायी तौर पर पेयजल की व्यवस्था के लिए मैं समीक्षा करके उस पर आवश्यक निर्देश दूंगा। बांका का लाइफलाइन कहे जाने वाले चांदन पुल बनकर तैयार हो जाएगा और पुल निर्माण को लेकर दिन रात तेजी से काम जारी है। 39 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल के बन जाने से अब तक बांका डाका मोड़ मुख्य मार्ग से अब तक बड़े वाहनों का जो प्रतिबंध है वो खत्म हो जाएगा। पुल निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी नागेंद्र ने। पुल का मुआयना करने के लिए बांका के स्थानीय विधायक और जो इसके अभियंता थे और जो संवेदक थे उन्होंने जायजा लिया और संवेदक और अभियंता के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आने वाले बरसात के पूर्व इस पुल की सुविधा बांका के लोगों को मिलेगी। जहाँ तक इस पुल के निर्माण का सवाल है, इन्होंने वो आश्वस्त किया है कि सर 24 महीने में इसको पूरा करना था, लेकिन उसके पहले आपको इस बरसात के बाद जो आने वाला बरसात है उस बरसात के पहले ये पुल हैंडओवर टेक ओवर करवा देंगे। पुल देखिए, हमारा जो ऑफिशियल डेट है वो है 23 नवंबर 2023 को हमारा पूर्ण होना है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले बरसात से हम इसको पहले हम कंप्लीट कर देंगे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। उधर भागलपुर जिले में बाढ़ से आम लोगों को बचाने के लिए SDRF की टीम की तैनाती पिछले कई सालों से की गई है, पर इनके रहने की सही तरीके से व्यवस्था नहीं होने के कारण जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। अभी हमें भागलपुर के पंचायत सरकार भवन खनकित्ता सबौर में आप देख सकते हैं कि इस भवन को जो है अब SDRF का नया ठिकाना बनाया गया है। यहाँ पर SDRF को शिफ्ट किया गया है। पहले नवस्थापित जिला स्कूल में SDRF की टीम रहा करती थी, लेकिन कल से जो है उसको वहाँ से शिफ्ट करके अब यहाँ ले आया गया है और यहाँ जो है उन लोगों को 3 रूम मिले हैं और 2 छोटे छोटे रूम मिले हैं, जबकि 24 लोग जो है यहाँ पर SDRF के रहेंगे। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर और क्या दिक्कतें आ रही है, इसको लेकर हम यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर शिफ्ट किया गया आप लोगों को? तो आपदा प्रभारी के निर्देशानुसार और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव महोदय पटना से निर्देशानुसार नवस्थापित जिला स्कूल भागलपुर से वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिया गया था, जिसका वैकल्पिक व्यवस्था अंचल सबौर खनकित्ता पंचायत सरकार भवन में दिया गया, जहाँ पे 3 रूम मिला है, जिसमें हमने 1 रूम स्टोर के लिए तैयार किया है, 2 रूम में जवान है और जो साइड में 2 रूम ऊपर नीचे छोटे हैं उसमें एक अधिकारी हमारे जैसे हम रहेंगे उसमें, जो कि किसी प्रकार का सुविधा उसमें नहीं है, और ऊपर जो है उसमें हवलदार रहेंगे, उनमें भी किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिफ्ट कराने के बाद ये सामान जो है सारे अभी बाहर में पड़े हुए हैं। 3 रूम मिले हैं, 1 को स्टोर ये लोग बना चुके हैं, वहीं 2 रूम जो है उसमें जवानों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन SDRF का सामान इतना ज़्यादा है कि कम पड़ रहा है ये जगह भी कि वो सामान कहाँ रखें। अब देखने वाली बात है कि और रूम हैं यहाँ, उसको जिला प्रशासन इनके हवाले करती है या फिर क्या व्यवस्था करती है, ये देखने वाली बात है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बाढ़ का सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अगवानपुर कृषि केंद्र के कम्युनिटी रेडियो का लाभ क्षेत्र के किसान उठा रहे हैं और साथ ही किसानी के कई गुर भी सीख रहे हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। सामुदायिक रेडियो स्टेशन इन दिनों किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हम अभी खड़े हैं बाढ़ के अगवानपुर कृषि केंद्र के सामुदायिक रेडियो स्टेशन में, जहां किसानों को आज गाजर और मूली की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना किसानों को लाभ मिल रहा है और कैसे ये संचालित होता है। कई कार्यक्रमों को लेते हैं। पहला कार्यक्रम हमारा कृषक मंच। कृषक मंच में हम किसानों के सफलता की कहानी को लेकर के आते हैं। 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम होता है वो। उसके बाद हम किसानों को खास करके जो हमारी फसल है, चाहे वो खरीफ का हो या रबी का हो या जायद का हो, उन फसलों के बारे में उन्नत कृषि कैसे करें, वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी हम देते हैं। यानी कि खेती के साथ साथ अन्य कई जानकारी इस कृषि केंद्र के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से मिलता है। कमी है तो सिर्फ एक आरजे यानी कि एक रेडियो जॉकी की, जिसकी भरपाई सरकार को जल्द से जल्द करनी होगी। अनिरुद्ध,
न्यूज़ 18 बाढ़। पहले MBA चाय वाला, फिर IITian चाय वाला और अब ग्रेजुएट चाय वाली पटना विमेंस कॉलेज के पास प्रियंका गुप्ता चाय की दुकान लगा रही हैं। और वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने वाली प्रियंका ने पहले नौकरी की तैयारी की, लेकिन बाद में फैसला किया कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे वे दूसरों को भी रोजगार दे सके। प्रियंका की दुकान पर कई फ्लेवर की चाय है जिसे ग्राहक भी खूब पसंद कर रहे हैं। अब तक आपने चाय वाले को तो देखा होगा, लेकिन राजधानी पटना में आपको मिलवाते हैं चाय वाली से। पटना विमेंस कॉलेज के ठीक सामने देखिए किस तरह से एक चाय का स्टॉल लगा है, और ये स्टॉल कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गुप्ता जो एक छात्रा है वो चला रही है। एक नज़ीर पेश कर रही हैं कि समाज में बेटियां अब बेटों से किसी मामले में कम नहीं है। तो ये देख सकते हैं आपकी विभिन्न तरह के फ्लेवर हैं चाय की, और यहाँ अच्छी बिक्री हो रही है। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि प्रियंका यहाँ पर चाय का स्टॉल लगाई है और काफ़ी स्वादिष्ट चाय है, उसके बाद देखिए लंबी यहाँ पर कतार लगी रहती है। अलग अलग फ्लेवर की चाय है यहाँ पर। कुल्हड़ चाय 15 रुपये, मसाला चाय 20 रुपये, पान चाय 20 रुपये, चॉकलेट चाय 20 रुपये और कुकीज़ भी है साथ में 10 रुपये के। तो देख सकते हैं छोटी सी दुकान है लेकिन सोच बड़ी है। पढ़ाई की बात करेंगे, BHU से पढ़ाई हुई है, उसके साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ से भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो प्रियंका, ये सोच कहाँ से आई कि चाय दुकान खोला जाए? जी सर, जब 2 साल तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो फिर उधर फेल हो रही थी बार बार, तो अब और नहीं चाहती थी कि मैं उधर अपना टाइम इन्वेस्ट करूं या एनर्जी इन्वेस्ट करूं। तो मैंने आज से 6 महीने पहले जब मेरा रिज़ल्ट, लास्ट बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट आया था PO का, तो उसमें नहीं हो पाया था, बहुत कम नंबर से रह गया था। तो फिर उसी दौरान मेरे सामने ना एक वीडियो सामने आया, मैं फ़ोन में देख रही थी, प्रफुल्ल बिलोरे MBA चाय वाला। तो उनके जब वीडियोस मैंने देखना शुरू किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मिला उनसे। जॉब तो सर 100% नहीं करना है, मुझे जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं। यस। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई वाराणसी से हुई है। मेरी क्लास 11-12 मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, CHS, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से किया। फिर उसके बाद 2 साल 2020 और 21 में मैंने बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी की और 22 में मैंने ये काम करा। सुना प्रियंका किस तरह से आत्मविश्वास से लबालब है, और यही वजह है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे उससे मतलब नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। और यही वजह है कि पढ़ाई लिखाई तो अच्छे संस्थान से की है, BHU जैसे संस्थान से, लेकिन नौकरी की तैयारी करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो अपनी राह खुद बनाने लगी है। यही स्लोगन है चाय वाली का, पीना ही पड़ेगा। जाहिर है जिसने एक बार यहाँ पर स्वाद ले लिया वो दोबारा जरूर खींचे चले आते हैं। और प्रियंका की सोच है कि हम आगे जॉब सीकर बनेंगे और जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, ना कि जॉब होल्डर बनेंगे। यही वजह है कि नौकरी की तलाश छोड़कर अब इसने चाय बेचना शुरू कर दिया है और उम्मीद है इसे जरूर सफलता मिलेगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खगड़िया से बड़ी खबर, जहां रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। SI सहना दर्ज करने के लिए ले रहा था रिश्वत और वीडियो में 1000 रुपए घूस ले रहा है। ये बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां वीडियो में 1000 रुपए घूस लेते हुए ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि SI मानकेश्वर प्रसाद पर आरोप लगा है। गोगरी मॉडल थाना में ये तैनात हैं और पुलिस मामले के फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। जो पूर्व के मुंशी जी थे पिंकू जी, उनकी ट्रांसफ़र हो गए, बेगूसराय तेघड़ा तक चले गए, उसके चार्ज में ये थे। तो सलाह दर्ज में जो है मतलब 5000 रुपये का डिमांड किया था और उसमें जो है 3-4 बार दौड़ाया इनको। तो लड़का फिर हमको फ़ोन किया, ऐसी सी बात है सर, पैसा मांगता है कि दे दो ना, 1500 दे देना है, दे दो उसको। तो वो लड़का क्या किया कि 1000 रुपया दे के उसका वीडियो कैश कर लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।